तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो कल मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज के बारे में, फिर हमारा जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रह गया था। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे। ये नेफ्रॉन जो होता है ये किस किस पार्ट का बना होता है, ठीक है। जैसे मैंने कल कहा आपको, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। तो एक नेफ्रॉन अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह होता है। नेफ्रॉन के अंदर ब्लड ले जाता है एक आर्ट्रियोल जिसको कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल किसको कहते हैं? आर्ट्रियोल का मतलब होता है ब्रांच ऑफ आर्टरी। आर्टरी की एक ब्रांच होती है, ठीक है। रिनल आर्टरी जब अंदर चली जाती है तो वो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर हर एक आर्ट्रियोल जो है वो नेफ्रॉन के अंदर जो है ओपन होता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ एफेरेंट आर्ट्रियोल अंदर चला जाता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल बाहर निकल आता है, नीचे बॉमेंस कैप्सूल होता है। तो अंदर जाके ये जो आर्ट्रियोल है ये बनाता है क्या कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलस है। और ग्लोमेरुलस के बिल्कुल बाहर जो होता है वो होती है बॉमेंस कैप्सूल की स्पेशल सेल्स हैं, वो हम इस तरह बनाएंगे। बाहर में भी बॉमेंस कैप्सूल जो होता है ये एक डबल लेयर कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको 2 लेयर्स ऑफ सेल्स होती है, बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर जो होती है, ठीक। उसके बाद इसका ये वाला पार्ट आता है जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर शुरू होती है हेनरीज लूप, फिर हेनरीज लूप के बाद होता है दूसरा इसका पार्ट जिसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होता है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। तो एक नेफ्रॉन जो होता है, कल मैंने कहा ये 2 पार्ट्स का बना होता है। एक पार्ट को हम कहते हैं मालपिगियन कार्पसल, ठीक है, मालपिगियन कॉर्पसल। और दूसरा पार्ट जो होता है इसका उसको कहते हैं रिनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल। अब ये जो मालपिगियन कार्पसल होती है, मालपिगियन कार्पसल में आ जाता है, इसमें आता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एंड इसमें आता है बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल। अब ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, बॉमेंस कैप्सूल क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये पार्ट है इस नेफ्रॉन का, इसको कहते हैं मालपिगियन कार्पसल। और यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है नेफ्रॉन का इसको कहते हैं रिनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो जो ब्लड अंदर चला जाता है वो एफेरेंट आर्ट्रियोल से चला जाता है, अंदर कैपिलरीज बन जाती है, इन कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये कैपिलरी जो होती है ये बहुत ही थिन वर्ल्ड होती है, जस्ट एक लेयर ऑफ सेल्स होती है इनको, जिसको कहते हैं कैपिलरी एंडोथीलियम। क्या कहते हैं? कैपिलरी एंडोथीलियम इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इससे ब्लड जो है वो निकल आता है बाय मीन्स ऑफ दिस आर्ट्रियोल। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ये जो है वाइड होता है, एफेरेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो
वो तंग होता है, नैरो होता है एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल। इसको कहते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल है। ये यहाँ से ब्लड को, फिल्टर्ड ब्लड को जो है वो बाहर निकालता है, ठीक है। देन यहाँ पर ब्लड जब अंदर चला जाता है कैपिलरीज के अंदर, तो चूंकि इफेरेंट आर्ट्रियोल तंग है, कम ब्लड बाहर निकलता है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है अंदर फिल्ट्रेशन के लिए। उसको कहते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है, यही इसी प्रेशर की वजह से जो है फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अच्छा, ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जब बाहर निकलता है तो ये कैपिलरीज बनाता है अराउंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दिस नेफ्रॉन। जो ट्यूब्यूल होता है, रिनल ट्यूब्यूल, इसके अराउंड ये कैपिलरी नेटवर्क बनाता है। तो ये यहाँ से आकर इस तरह जो है इसके अराउंड जो है कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, सारे कलेक्टिंग डक्ट के अराउंड भी, एंड आपको एज वेल एज ये जो हेनलेस लूप होती है इसके अराउंड भी जो है बनाते हैं, एंड एज वेल एज दिस प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल। तो इफेरेंट आर्ट्रियोल जो यहाँ से बाहर निकलता है वो हर एक रिनल ट्यूब्यूल के हिस्से के अराउंड जो है वो पार्ट्स के अराउंड वो कैपिलरी नेटवर्क बनाता है। इसका एक रीजन होता है बिकॉज यहाँ से जब ब्लड अंदर जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो ये फिल्ट्रेशन यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऑलमोस्ट ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो है वो रिटेन रहते हैं ब्लड में। बाकी सब जितने भी ब्लड में यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं वो यहाँ पर जो है निकल आते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल आता है जिसमें बहुत सारा पानी भी होता है, उनको रिअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इफेरेंट आर्ट्रियोल आके यहाँ पर कैपिलरी जो है नेटवर्क बनाता है ताकि चीज़ें जो है रिअब्जॉर्प्शन हो जाए उनकी। वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो अभी जो है हम नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो इस तरह बन जाता है अंदर अ बंच ऑफ कैपिलरीज दैट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस असल में होता है अंदर पर एक बंच ऑफ कैपिलरीज, बट ये कैपिलरीज जो होती है ये डिफरेंट होती है देन द कैपिलरीज विच आकर इन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इन कैपिलरीज के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स को हम कहते हैं फेनिस्ट्रे। क्या कहते हैं? फेनिस्ट्रे। वो पोर्स जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो काम करते हैं वहाँ पर, और ये जो एपिथेलियम से बनी होती है उसको कहते हैं हम एंडोथीलियम, अंडरस्टैंड। और ग्लोमेरुलस, ये बंच ऑफ कैपिलरी जो होता है ये एफरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल के बीच में बनता है इस बॉमेंस कैप्सूल के अराउंड। तो बॉमेंस कैप्सूल जो होता है ये होता है एक डबल लेयर्ड, एक 2 लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ एक डबल लेयर्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो एनक्लोज करता है, बंद रखता है किसको? अंदर इस ग्लोमेरुलस को है, दैट एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है, अपने अंदर जो है वो रखता है, बंद रखता है। ये डबल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। अंदर वाली लेयर जो होती है, ये वाली लेयर, इनको कहते हैं हम दीज आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स स्पेशल सेल्स होती है, इनके बीच में पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कहते हैं फिल्ट्रेशन पोर्स। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन पोर्स और स्प्लिट पोर्स, या इनको हम स्प्लिट फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। स्प्लिट पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं। हाँ, तो ये भी जो है फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। और बाहर वाली एक लेयर होती है, इसको कहते हैं पैराइटल लेयर है। ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है बाहर वाली लेयर, ठीक है। तो इस तरह होता है ये मालपिजियन कार्पसल ग्लोमेरुलस एंड बॉमेंस कैप्सूल। उसके बाद इसके जो पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल। ये रिनल ट्यूब्यूल जो होता है, रिनल ट्यूब्यूल ये स्टार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट से, जो बॉमेंस कैप्सूल के नीचे हिस्सा होता है नेफ्रॉन का, ग्लोमेरुलस के बाद, बॉमेंस कैप्सूल के बाद। तो रिनल ट्यूब्यूल जो होता है, रिनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल से। प्रॉक्सिमल
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं पीसीटी। ठीक है, तो जो ही रीनल ट्यूब्यूल जो है शुरू होता है तो यहाँ पर एक इसका एक हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, एक कॉइल्ड हिस्सा होता है इसका पहला वाला। इस हाईली कॉइल्ड पार्ट को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद एक हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस हेयर पिन जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं हेनलीज लूप है। तो ये हेनलीज लूप जो होता है ये एक हेयर पिन जो पिन होता है हेयर वाला, जो उसी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, यू शेप्ड एक लूप होती है, हम कह सकते हैं यू शेप्ड एक लूप होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेनलीज लूप। एंड इसके दो आर्म्स होते हैं, एक ये नीचे चला जाता है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। दो लिम्ब्स होती है इसकी, एक ऊपर चली जाती है तो इसको कहूंगा मैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और इसके बाद एक और पार्ट होता है इस ट्यूब्यूल का जो कॉइल्ड होता है। नाउ हेनलीज लूप इज फॉलोड बाय डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये एक फर्दर एक दूसरा एक कॉइल्ड पार्ट होता है नेफ्रॉन का, कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, सेकेंड कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आफ्टर हेनलीज लूप है। हेनलीज लूप के बाद एक दूसरा कॉइल्ड पार्ट जो होता है वो नेफ्रॉन का होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये हेनलीज लूप के बाद आता है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये एक और कॉइल्ड पार्ट होता है इस नेफ्रॉन का, किडनी के नेफ्रॉन का। तो इसके बाद जो है एक स्ट्रेट एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसको लास्ट में, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या कहा जाता है? कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। नाउ कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो इसका लास्ट पार्ट होता है इस नेफ्रॉन का। तो एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, स्ट्रेट ट्यूब होता है। ये स्ट्रेट ट्यूब जो होता है ये लास्ट पार्ट होता है इस नेफ्रॉन का। ये असल में ये कलेक्टिंग डक्ट जो होता है इट्स ए कॉमन, ये एक कॉमन जो है कॉमन डक्ट होता है, कॉमन डक्ट फॉर मैनी नेफ्रॉन्स है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है इसी कॉमन डक्ट में जो है ओपन होते हैं। ठीक है, तो पीसीटी के बाद हेनलीज लूप, उसके बाद एक कॉइल्ड दूसरा पार्ट होता है डीसीटी, फिर इसके बाद एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। जैसे आप देख रहे हो मैंने इसमें यहाँ से ओपनिंग रखी, यहाँ से ओपनिंग रखी, यहाँ से। तो दिस एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स का जो ये एक ही जो है डक्ट होता है। फिर यही डक्ट जो होते हैं, यही डक्ट्स जो होते हैं ये फाइनली ओपन होते हैं किडनी के पेल्विस में, और जो ओपन होते हैं यूरेटर्स के जरिए फिर यूरिन को ले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। असल में ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं किडनी के अंदर ये दो किस्म के होते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जरा इनके बारे में। असल में नेफ्रॉन का जो ये हिस्से होते हैं, नेफ्रॉन के जो ये पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्लोमेरुलस, एक नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ मैं कहूँगा अब मालपिजियन कार्पसल जो होती है, एक मालपिजियन कार्पसल और मालपिजियन कार्पसल के बाद एक पीसीटी और डीसीटी जो होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब के सब पार्ट्स एक नेफ्रॉन के जो होते हैं वो किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आकर इन द किडनी कॉर्टेक्स। ठीक है, देन जो हेनलीज लूप होती है, हेनलीज लूप एक्सटेंड्स इनटू मेडुला। वो एक्सटेंड होती है किसमें? मेडुला में, किडनी के मेडुला में। जो कल मैंने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, बाहर कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है। तो हेनलीज लूप एक्सटेंड होता है किसमें?
वो मेडुला में भी एक्सटेंड हो जाता है उसका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर असल में दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं उनको? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो आपकी एग्जाम में आएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड दूसरा टाइप होता है जिनको बोलते हैं हम जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स किडनी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं लेकिन बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। नाउ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये एंटायरली लगभग पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में, इसलिए इनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो लगभग जो है 75% नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं ना, देयर लूप ऑफ हेनली जो होती है, इसकी हेनलीज लूप जो इनकी होती है इज वेरी शॉर्ट, वो बहुत छोटी होती है एंड एक्सटेंड्स अप टू स्मॉल डिस्टेंस इन मेडुला। वो मेडुला के अंदर एक्सटेंड तो होती है लेकिन टू सम एक्सटेंट, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, इनका जो ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है, वो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स पे होते हैं। जो किडनी का कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला, उसके एंड पे होते हैं। और लूप ऑफ हेनल जो होती है वो शॉर्ट होती है और वो मेडुला के थोड़ा सा अंदर एक्सटेंड हो जाती है, ज्यादा नहीं है। तो हम कह सकते हैं इनकी हेनलीज लूप जो होती है वो छोटी होती है, हेनलीज लूप। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नेफ्रॉन में एक चीज आपको बताना भूल गया था। जैसे मैंने कहा ये एफेरेंट आर्टरियोल जब बाहर निकलता है तो ये नेफ्रॉन के सभी पार्ट्स के अराउंड जो है कैपिलरी का एक नेटवर्क बनाता है। इस कैपिलरी नेटवर्क को हम कहते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। क्या कहते हैं? पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क। इसको बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं इसको। तो ये नेटवर्क जो इन कैपिलरीज का इस हेनलीज लूप के अराउंड बनता है, तो यहाँ पर एक पैरेलल जो है नेटवर्क बनता है इस कैपिलरी का हेनलीज लूप के अराउंड भी, ठीक है, जिसमें एक डिसेंडिंग लिंब होती है कैपिलरी की और एक असेंडिंग लिंब होती है कैपिलरी की, हाँ, बिकॉज ये यहां से शुरू होती है, ठीक है, डिसेंडिंग लिंब है, असेंडिंग लिंब। देन इस कैपिलरी पार्ट को जो एफरेंट आर्टरियोल कैपिलरी का हिस्सा बनाता है हेनलीज लूप के अराउंड, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? दिस कॉल्ड वासा रेक्टा। अब चूंकि यहां पर मैंने ये कहना था तो यहां मैं भूल गया था, इसलिए मैंने कह दिया आपको। तो मैंने कहा अब ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो 75% होते हैं और ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होते हैं इनका लूप ऑफ हेनल जो होती है वो बहुत छोटी होती है। इस तरह वो टू सम एक्सटेंट जो है वो चली जाती है किसमें? मेडुला के अंदर में। तो इनको बोलते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का एक और ये भी होता है डिफरेंस कि इनमें वासा रेक्टा जो होता है, वासा रेक्टा इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस्ड होता है और एब्सेंट होता है। तो इनमें वासा रेक्टा वाला सिस्टम नहीं होता है, अंडरस्टैंड? वासा रेक्टा इनमें रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है बिकॉज देयर हेनलीज लूप इज वेरी शॉर्ट, हेनलीज लूप इनमें बहुत छोटी होती है। तो ये होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आपको समझ आ गए, मेनली इनके सारे पोर्शन जो होते हैं वो कॉर्टेक्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ तो इसके बाद जो होते हैं जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स मैंने कहा ये कम होते हैं किडनीज में, तो 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स ये बनाते हैं। जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, दीज आर वेरी लॉन्ग, अंडरस्टैंड। और इनकी लूप ऑफ हेनली जो होती है ना, हेनलीज लूप जो होती है, लूप ऑफ हेनलीज लूप एक्सटेंड्स डीप इनटू मेडुला, वो मेडुला के बहुत अंदर एक्सटेंड होती है एंड इज वेरी लॉन्ग है,
और इनकी जो हेनलीज लूप होती है वो बहुत लंबी होती है। किनकी? जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स की। ये जो यहाँ पर आप नेफ्रॉन देखते हो असल में ये है एक जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है, इसमें ये नेफ्रॉन बहुत लंबा होता है। इनफैक्ट ये कॉर्टेक्स जो किडनी का बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर वाले मार्जिन से शुरू होता है। तो जब अंदर वाले मार्जिन से शुरू होगा तो ऑब्वियसली इसकी लूप ऑफ हेल बहुत लंबी होती है, तो वो डीप एक्सटेंड हो जाएगी मेडुला के अंदर। ठीक है, तो इस तरह इसको बोलते हैं जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। अब इसमें क्या होता है, इन जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर जो है वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड, क्योंकि हेनलीज लूप जो है वो बहुत लंबा है, तो वासा रेक्टा इनमें बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़ा होता है वासा रेक्टा प्रोमिनेंट होता है। ये जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किडनी। अंडरस्टैंड, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं किडनी के अंदर। जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं इनके अंदर एक apparatus होता है जिसको बोलते हैं JGA apparatus। जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus जो होता है वो इनके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus जो है इनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। ये apparatus जो होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड व्हाट एक्चुअली जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus इज, ये हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स और फिर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। नाउ ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स जो आपने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे, नेफ्रॉन को मैं बना के ही रखूंगा क्योंकि यहाँ पर इसके रेफरेंस देकर हमने ये चीजें पढ़नी है। अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो जाती है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, किडनी के अंदर। ठीक है, हाउ यूरिन इज फॉर्मड, उसको बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। नाउ यूरिन फॉर्मेशन जो होता है इट इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस। यूरिन फॉर्मेशन में हमारी बॉडी में 3 मेन प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इट्स आल्सो कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या मैं कहूंगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कहूंगा। दूसरा होता है जिसको कहते हैं ट्यूब्यूलर और सिलेक्टिव रेब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव रेब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एंड तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बोलते हैं। तो 3 प्रोसेसेस यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, ट्यूब्यूलर और सिलेक्टिव रेब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। These are the 3 processes which are involved in the फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, ये जो है यूरिन फॉर्मेशन इट occurs in the different parts of the nephron, understand? Then अब पहला प्रोसेस पढ़ेंगे हम जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मैंने कहा ना अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, लगभग जो है पहला स्टेप जो होता है यूरिन फॉर्मेशन में वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी यहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है और लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो फिल्टर होता है किडनीज में पर मिनट में। अंडरस्टैंड? तो मैं कहूंगा अबाउट 1100 to 1200 ml of blood is filtered by 2 kidneys। हमारे अंदर 2 किडनीज होती है, तो 2 किडनीज के अंदर
लगभग 1200 ml ब्लड का फिल्टर होता है पर मिनट में। अंडरस्टैंड? हर मिनट में 1200 ml ब्लड जो है लगभग जो है फिल्टर हो जाता है हमारी किडनीज में। दैट इक्वल्स टू 1/5 ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है, पर मिनट। हर मिनट में जो ब्लड निकलता है हमारे जो है हार्ट से, दोनों वेंट्रिकल से, तो उसका 1/5 जो है वो किडनीज के अंदर पर मिनट में फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में असल में क्या हो जाता है यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा, जैसे ये ब्लड जो होता है जब ये एंटर हो जाता है किसमें, एक नेफ्रॉन के अंदर, तो ये एंटर हो जाता है किससे, जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो पहले मैंने कहा यहाँ पर जो है ये ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर होकर चला जाता है इन किसमें, ग्लोमेरुलस में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर ही ये होता है। मैंने अभी कहा आपको ग्लोमेरुलस जो होता है ये बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, और ये कैपिलरी जो होती है इनमें जो है ये वेरी थिन लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है, वेरी थिन लेयर ऑफ सेल्स। और ये जो सेल्स होती है इनको कहते हैं हम कैपिलरी एंडोथीलियम। क्या कहते हैं? कैपिलरी एंडोथीलियम। और ये जो कैपिलरी एंडोथीलियम होता है ये एक सेल लेयर का बना होता है कैपिलरी एंडोथीलियम में। फिर से कहूंगा, आप याद रखो कि जब ब्लड अंदर चला जाता है तो अंदर वो कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर। ये ग्लोमेरुलस जो होते हैं ये जस्ट वन लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, लाइन होते हैं, और इनमें जो है इनमें पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा इनमें कौन से पोर्स होते हैं, जिनको कहते हैं फेनिस्ट्रे, कहा ना मैंने अभी, तो ये पोर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। नीचे बोमेन्स कैप्सूल का इनके एक लेयर होती है जिसको कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। अभी मैंने कहा था आपको, लिखा भी होगा यहाँ पर पोडोसाइट्स। तो ये पोडोसाइट्स जो होती है इनके बीच में भी फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं, है ना, फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं, यानी इनमें भी पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स के थ्रू यहाँ पर जो है जब ब्लड अंदर आ जाता है, अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको मैंने कहा था इट्स कॉल्ड इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। उस प्रेशर के तहत यहाँ पर ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है। अंडरस्टैंड? फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन हो जाती है ब्लड के अंदर। आप जानते हैं ब्लड के अंदर होती है ब्लड सेल्स, ब्लड का कंपोजिशन जो आपने पढ़ा, ब्लड के अंदर होते हैं प्रोटीन्स, और इसके अलावा इसमें होता है ग्लूकोज, इसके अलावा इसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स, इसके अलावा इसमें मिनरल्स के अलावा इसमें वेस्ट होते हैं जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, अंडरस्टैंड, जैसे क्रिएटिन है, और साल्ट्स होते हैं, मिनरल्स जो मैंने कहा आपको। अब सब की सब ये चीजें वेस्ट तो नहीं ना है, वेस्ट को हमने बाहर निकालना है। अब बाकी चीजें रिटेन हो जाती है। जो ही यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो जाता है, सिर्फ जो है ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो है वो रिटेन रहते हैं, ब्लड के अंदर रहते हैं। बाकी सब की सब चीजें फिल्टर होकर नीचे चली जाती है, नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट्स में जो है रेनल ट्यूब्यूल जो मैंने कहा था उसमें चले जाते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल वगैरह के अंदर चला जाता है। ये जो फ्लूइड यहाँ पर फिल्टर होकर नीचे आ जाता है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। व्हाट्स इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर देखो बच्चों ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। मैंने कहा जब फिल्ट्रेशन होती है ये इतनी ज्यादा फिल्ट्रेशन होती है कि जो है सिर्फ पीछे जो है ब्लड सेल्स जो प्रोटीन्स रह जाते हैं खून में, बाकी खून की सभी चीजें फिल्टर होकर जो है नीचे चली जाती है। अब इसमें ग्लूकोज है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज यूरिन के साथ नहीं निकलना चाहिए, जिसको निकले उसको डायबिटीज है। देन ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, बहुत सारे साल्ट्स है जो वापस रिअब्सॉर्ब करने हैं, यूरिया वेस्ट है, यूरिक एसिड वेस्ट है, क्रिएटिन वेस्ट है, इनको बाहर निकालना है। प्लस इसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल आता है। पूरा वाटर वेस्ट तो नहीं है, वाटर रिटेन होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो ये चीजें, अब इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पर सब कुछ फिल्टर होकर जो है बाहर निकल आता है। तो फिल्ट्रेशन इज सच
इसीलिए इसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यानी ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है फिल्टर होकर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स नीचे आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब जैसा आप देखते हैं इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर जो ये फ्लूइड फिल्टर होकर नीचे आ जाता है नेफ्रॉन में या नेफ्रॉन्स के अंदर में, तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आप देखते हैं सब की सब चीजें वेस्ट नहीं है, यूजफुल चीजें भी है, एक्स्ट्रा वाटर भी है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स भी है, यूजफुल सॉल्ट्स भी है, उनको इस नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में रेअब्सॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है? रेअब्सॉर्ब किया जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन में, जिसको कहते हैं ट्यूब्यूलर रेअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव रेअब्सॉर्प्शन जो होती है। तो इसीलिए ये एफेरेंट आर्टरियोल आकर यहाँ पर कैपिलरीज बनाता है, सो दैट ये जो इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें चली गई जो यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए, उनको जो है रेअब्सॉर्ब किया जाए। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम में आपको एक टर्म आएगा जिसको हम कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अंडरस्टैंड? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसको कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको हम बोलते हैं GFR, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, कितना फिल्ट्रेट बनता है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, कौन सा फिल्ट्रेट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होकर नीचे आ जाता है नेफ्रॉन्स में। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी, सभी नेफ्रॉन्स के अंदर, किडनी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो बनता है, फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी पर मिनट, हर मिनट में, इन बोथ द किडनीज, in all the nephrons of kidney and in both the kidneys per minute is called, उसको हम कहते हैं GFR। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है इट्स ऑलवेज इक्वल टू अबाउट 125 ml पर मिनट। तो हर मिनट में हमारी दो किडनीज के अंदर 125 ml जो है वो फिल्ट्रेट बन जाता है। दैट बिकम्स इक्वलेंट टू 180 लीटर्स पर डे। अंडरस्टैंड? अगर पर मिनट में 125 ml है, 125 इंटू एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, देन इंटू 60, देन दिस विल बी डिवाइडेड इंटू मल्टीप्लाइड बाय 24, दिस विल गिव यू 180 लीटर्स। 180 लीटर्स का फिल्ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस होता है किडनीज में। अगर इस सब का सब निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो दिन भर में जो है इंसान कितनी बार यूरिनेशन करेगा या इसको कितना लॉस हो जाएगा। अगर इस सब का सब बाहर आ जाएगा तो इंसान एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है ट्यूब्यूलर रेअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, अब देखो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है ये किडनीज के अंदर एक इनबिल्ड मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? एक इनबिल्ड मैकेनिज्म होता है जो इस GFR को दैट मेंटेन्स, जो मेंटेन करता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अंडरस्टैंड? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन करने के लिए किडनीज के अंदर अपना एक मैकेनिज्म होता है, इनबिल्ड मैकेनिज्म होता है जो इसको मेंटेन करते हैं। इस इनबिल्ड मैकेनिज्म को कहते हैं हम जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। अंडरस्टैंड? एक इसमें जो अभी मैंने जिक्र किया था जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का किया था ना, तो किडनीज के अंदर जो है एक मैकेनिज्म होता है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन करने का। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। एक इसमें एक मैकेनिज्म होता है जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। देखो क्या होता है ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, क्या होता है। यहाँ पर जो ये देखते हो आप, जो एफेरेंट आर्टरियोल है और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। एफेरेंट आर्टरियोल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये
इनकी जो सेल्स होती है वही बनाते हैं जो हम कहते हैं इसको ये वही बनाते हैं जी ग्लोमेरुलर जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus को. Now juxtaglomeralular apparatus is a cellular modification. Cellular, that is an apparatus that is formed by cellular modification of cells of some of the cells of afferent arteriole की कुछ cells and डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की कुछ सेल्स जो है इंटीमेट कांटेक्ट करके एक apparatus बनाते हैं जिस apparatus का नाम है juxtaglomerular apparatus. ठीक है, इस juxtaglomerular apparatus में ये जो सेल्स होती है इनको कहते हैं juxtaglomerular cells, JGA cells. ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं juxtaglomerular apparatus. ठीक है, अब ये apparatus क्या होता है, ये apparatus क्या काम करता है, ये apparatus से एक हार्मोन रिलीज होता है. असल में एक हार्मोन जो एक्ट करता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं रेनिन. एक आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला एंजाइम, उसको कहते हैं RENNIN. ये है RENIN रेनिन. ठीक है, इसको एक एन से लिखा जाता है बीच में. देन ये जो रेनिन होता है ये क्या काम करता है, ये रेनिन जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाती है, अंडरस्टैंड, हमारे बॉडी के अंदर, किडनीज के अंदर जब भी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट होकर ये रेनिन को रिलीज करता है. रेनिन जो होता है ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन. ये एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट करता है और बनाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंड उसके बाद इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में. क्या कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, अंडरस्टैंड. तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है, ये एंजियोटेंसिनोजिन सेकंड जो होता है ये एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है. क्या होता है, एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है. ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. और जब ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड, इंक्रीजेस फ्लो ऑफ ब्लड टू किडनीज. ये किडनीज की तरफ ज्यादा ब्लड को लेने में मदद करता है, अंडरस्टैंड. एंड इस तरह इंक्रीज हो जाती है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो नॉर्मल आ जाती है. जब वो डिक्रीज होती है तब ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus एक्टिवेट होता है. एक्टिवेट होकर ये एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम है रेनिन. रेनिन हमारे ब्लड के एक प्रोटीन को जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन जो इनएक्टिव होता है उसको एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाता है, फिर उसको मॉडिफाई करके एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है. ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है. ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और जो ब्लड है वो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है किडनीज को. रेनल आर्टरी के जरिए ज्यादा ब्लड चला जाता है वहां पर और इस तरह जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कम हुई होती है वो नॉर्मल को फिर से आ जाती है, यानी वो बढ़ा दी जाती है. इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर, इसको कहते हैं दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. और इसका काम क्या होता है, ठीक है. इसके बाद अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो यूरिन फॉर्मेशन में है उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर रिअब्जॉर्प्शन. क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन. मैं तो कहूंगा नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन. ठीक है, सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे आप देखते हैं अभी मैंने आपको कहा लगभग जो है एक दिन में, मैंने अभी क्या कहा, एक दिन में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है. आपने अभी देखा बच्चों कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, 180 लीटर्स, अंडरस्टैंड. और एक दिन में एक इंसान कितना यूरिन जो है वो कितना बनाता है, वो बनाता है ज्यादा से ज्यादा 1.5 लीटर्स.
वो भी जब पानी की बहुत कमी हो तो इतना भी नहीं बनता है, अंडरस्टैंड। तो 1.5 लीटर यूरिन दिन में पास होता है, 180 लीटर्स फिल्ट्रेट हमारी किडनी में बनता है। तो अगर इनको कंपेयर किया जाए 1.5 लीटर इसको निकालेंगे तो कितना बनेगा, यहां पर रहेगा लगभग 170 वी कैन से 78 लीटर जो है 78.5 लीटर्स फिर भी जो है यहाँ पर जो है बचते हैं। और वो कहाँ जाते हैं, अब वो रिअब्सॉर्ब हो जाते हैं बाय अ प्रोसेस दैट्स कॉल्ड सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन। ठीक है, सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पर जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स जो होती है नेफ्रॉन की, वो यहाँ पर जो है रिअब्सॉर्प्शन करती है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाता है, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल में, जो ट्यूब्यूल का ये यहां से यहां हिस्सा होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल में जो है रिअब्सॉर्प्शन होती है। क्या होती है, रिअब्सॉर्प्शन होती है किसकी, इस फिल्ट्रेट की। कौन सा फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अंडरस्टैंड। तो ये ट्यूब्यूल जो होता है इसमें स्पेशल जो है ये सेल्स का बना होता है, और वो स्पेशल सेल्स के जरिए से ये यूजफुल चीजें जो होती है वो रिअब्सॉर्ब हो जाती है। जैसे अभी मैंने कहा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, बाकी सब चीजें हैं वो यहाँ पर अब्सॉर्ब हो जाती है। किस पोर्शन में क्या क्या अब्सॉर्ब हो जाता है ये हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में, अंडरस्टैंड। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है यूरिन कैसे बनता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। इतना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब यहाँ निकलता है तो ये पहुंचता है पीसीटी में। पीसीटी में इससे जो है बहुत सारी चीजें जो है रिअब्सॉर्ब हो जाती है, इस तरह ये कंसंट्रेटेड बन जाता है। फिर चला जाता है हेनलीज लूप में, यहाँ पर थोड़े से साल्ट्स, थोड़े से अमाइनो एसिड्स, वाटर वो जो है और अब्सॉर्ब हो जाते हैं। फिर डीसीटी में और पानी अब्सॉर्ब होता है, कुछ सॉल्ट्स अब्सॉर्ब होते हैं। फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में और पानी अब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह जो है वो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो 180 लीटर्स का बना था किडनीज में, ये मैक्सिमम 178 जो है लीटर्स, इसका लगभग 78.5 लीटर्स रिअब्सॉर्ब होते हैं। और इतना कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। यूरिन कैसे कंसंट्रेट होता है ये भी आपका एक टॉपिक है, ये हम कल पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट कैसे कंसंट्रेट हो जाता है, कैसे बचता है ये इतना, फिर अंडरस्टैंड। तो यहां पर इस रिनल ट्यूब्यूल के डिफरेंट हिस्सों में इस तरह ये डिफरेंट यूजफुल चीजें जो होती है, वेस्ट को छोड़कर, थोड़े से पानी को छोड़कर, थोड़े से साल्ट्स को छोड़कर बाकी सब चीजें रिअब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये रिअब्सॉर्ब होती है बाय मींस ऑफ एक्टिव अब्सॉर्प्शन एंड पैसिव अब्सॉर्प्शन। एक्टिव में आप जानते हो, एक्टिव में जो है एनर्जी खर्च होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, चीज़ों को लिया जाता है, इसमें एनर्जी खर्च की जाती है बाय मींस ऑफ जो सप्लाई करता है एटीपी। एंड ये ट्यूब्यूलर सेल जो होती है यही ये सिलेक्टिव रिअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो है ये अंजाम देती है। ठीक है, इस तरह सभी यूजफुल चीजें इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से रिअब्सॉर्ब हो जाती है और बाद में बचता है इसमें वेस्ट। अब तीसरा एक और प्रोसेस आता है इसमें, जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर, ब्लड के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखता है, उसका पीएच मेंटेन रखते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या कहते हैं, तो थर्ड प्रोसेस मैंने बोला था ना, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जो ये ट्यूब्यूल की सेल्स होती है ना, अभी मैंने कहा जो ट्यूब्यूल है, रिनल ट्यूब्यूल है, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा जो ट्यूब्यूल होता है ये इसकी सेल्स जो होती है वो सिक्रीट करती है। जो जिस टाइम यूरिन बन रहा होता है वो बीच बीच में कुछ चीजें सिक्रीट करती है, उन सिक्रीट हुई की वाली चीजों को वो मिला देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूब्यूलर सेल्स secrete substances. ट्यूब्यूलर सेल्स secrete H positive, K positive and अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। वो किस में डालते हैं, इसको फिल्ट्रेट में डालते हैं, अंडरस्टैंड। किसको डालते हैं, अमोनिया को फिल्ट्रेट में डालते हैं। हाँ, ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो होता है ये आयनिक बैलेंस एंड एसिड
बेस बैलेंस को मेंटेन करता है इन बॉडी फ्लूइड्स। अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इससे जो होता है, इससे एसिड बेस बैलेंस जो होती है वो बॉडी फ्लूइड्स में मेंटेन रहती है, और आयनिक बैलेंस जो होती है वो आयंस की बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रहती है। तो मैंने कहा जैसे जैसे रेब्जॉर्प्शन होती जा रही है, जो ट्यूब्यूलर सेल्स होती है बीच बीच में ये कुछ चीज़ें स्क्रीट करती है और उनको डाल देती है फिल्ट्रेट के अंदर, जैसे हाइड्रोजन के आयंस, पोटेशियम के आयंस, इस तरह अमोनियम के जो है अमोनिया भी इसमें जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो है इस नेफ्रॉन के जो सेल्स होती है वो सिक्रीट करती है। ये ज़रूरी होता है, इससे आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस जो है वो बॉडी फ्लूइड्स के अंदर मेंटेन रहती है। तो इस तरह इन तीन प्रोसेस से जो है ये फाइनली सारा रिअब्जॉर्ब होकर यूजफुल चीज़ें फाइनली जो है यहाँ पर एक कंसनट्रेटेड यूरिन बन जाता है, जिसमें सिर्फ वेस्ट होते हैं, थोड़ा सा पानी होता है, और इसके अलावा जो है कुछ साल्ट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं होते हैं, तो वो फाइनली रह जाते हैं, बाकी चीज़ें रिअब्जॉर्ब होती है। इसको कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन। कल हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स और मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इस तरह हम तो थोड़ा सा पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में भी। कल जो है ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।